पूरी तरह से रेंज के अंदर आज कामकाज हो रहा है मार्केट के अंदर। पहला शुरुआती जो झटका लगा मार्केट ने बहुत ही खूबसूरती के साथ उसको एब्जॉर्ब किया, ना केवल एब्जॉर्ब किया बल्कि काफी हद तक अपने डैमेज को भी कंट्रोल किया। डैमेज क्या हुआ था मैं आपको वो बताता हूँ। डैमेज निफ्टी बैंक का हुआ था, 52,000 का लेवल टूट गया था लेकिन उसको ठीक कर लिया। ना केवल 52,000 ठीक किया बल्कि 200 पॉइंट और ऊपर लाके खड़ा कर दिया। बात रख चुके हैं। अजीत मिश्रा आज के हमारे मेहमान है, थोड़ा आपको गाइड करेंगे कि इंडेक्स में क्या करना है और अलग अलग स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, क्योंकि अब बजट है कल। आज 1 बजे इकोनॉमिक सर्वे टेबल्ड हो जाएगा, उसमें ज्यादा रीडिंग के लिए कुछ नहीं होगा क्योंकि वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स का ही होता है और टिपिकली आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर में आप एक इंटीरियम बजट के नंबर्स को भी देख के आए हुए हो, तो काफी हद तक उससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। बट हाँ, जो आम बजट आएगा उसका इम्पैक्ट जरूर आएगा, इसलिए कल की तैयारी ज्यादा करनी है बजाय आज के इकोनॉमिक सर्वे को लेकर। अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आज ऐसा लग रहा है कि रिलायंस ये कह रहा है कि मैं बाजार को ऊपर नहीं आने दूंगा, एचडीएफसी कह रहा है मैं नीचे नहीं जाने दूंगा। तो दोनों की थोड़ी आपसी टक्कर है, दोनों अपने अपने रिजल्ट्स का इफेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक डाउन और एक अप। बाजार थोड़ा रेंज में आके फंस गया है सर। मार्केट ने आज सुबह का जो डैमेज किया था उसको कंट्रोल किया। दोनों हिस्से देखने के, डैमेज भी हुआ और कंट्रोल भी हुआ। किसको ज्यादा वेटेज दे रहे हैं सर? डैमेज जो हुआ वो जिसमें 24,500 400 चला गया था, 52,000 चला गया था बैंक निफ्टी से, या फिर जो कंट्रोल किया उसकी ज्यादा वेटेज है? या गुड आफ्टरनून डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, अभी तक जो हमने देखा है बाजार में इस तरीके के पॉजिटिव्स और डिप्स को लार्जली हमने अच्छी बाइंग के साथ एंड होते हुए देखा है। फ्राइडे के दिन जिस तरीके से हमने इंगल्फ किया था थर्सडे के गेम्स को, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन था कि एक नेगेटिव शुरुआत हो सकती है, प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। बट जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि रिकवरी बावजूद उसके कि रिलायंस की से नीचे है, एचडीएफसी हेल्प कर रहा है इंडेक्स को होल्ड करने में, साथ ही साथ इन्फोसिस भी पॉजिटिव बना हुआ है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडेक्स में तो कंसोलिडेशन का बायस ही रहेगा। कोई मेजर डिक्लाइन और एडवांस की उम्मीद थोड़ी सी कम लगती है मुझे। और क्योंकि कल एक इवेंट भी है तो ऑब्वियसली मार्केट मुझे लगता है थोड़ा बहुत एटलीस्ट उस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहा है इन कंपैरिजन टू कि इंडेक्स पे अभी कोई एक डायरेक्शनल मूव के लिए। तो मेरे हिसाब से एक हेल्दी कंसोलिडेशन एंटिसिपेटेड है डिम्पी। और अगर हम थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं इंडेक्स में, खासतौर से निफ्टी में, क्योंकि देखिए 2-3 हफ्तों में कुछ खास हुआ नहीं है, तो मुझे लगता है कि निफ्टी आपको 24,200 से लेकर 150 का जोन है, वो एक अच्छा बेस है कल तक के लिए। 20 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, मेरे हिसाब से इसको होल्ड करना चाहिए अगर मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग बढ़ती है तो। अब वहीं पे रिकवरी के केस में मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपसाइड कैप भी रहेगा, बिकॉज इस कैनल को करना जो कि फ्राइडे के दिन बनी थी, थोड़ा सा मुश्किल लगता है कंसिडरिंग जिस तरीके से मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट भी है और विद इन द इंडेक्स मेजर थोड़ा सा ट्रेंड मिक्स्ड है। तो ये सब देखते हुए मेरे हिसाब से इंडेक्स को छोड़ते हुए आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। कल तक का एक बार वेट कर लें, थोड़ा इंडेक्स को स्टेबलाइज हो जाने दें पोस्ट इवेंट, उसके बाद आप देखें। कंपैरेटिवली बैंकिंग अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ये एक अच्छी बात है। बट स्ट्रेंथ का मतलब वो नहीं है कि डायरेक्शनल मूव के लिए अभी तैयार है। डायरेक्शनल मूव के लिए भाई जब तक कि आप 52,800 को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक कोई तेजी वाली चीज नहीं होगी। नीचे पे आप अपना 51,500 को आप होल्ड करते पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी देखिए जैसे प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में मिक्स्ड टोन है, तो दोनों ही इंडाइसेस में मेरी रिकमेंडेशन होगी फॉर अ टाइम बिंग अवॉइड करिए स्टॉक स्पेसिफिक। आप ये कह रहे हैं कि रुकने का मतलब ये नहीं है कि बाजार ऊपर जा रहा है, रुकने का मतलब ये है कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है और कंसोलिडेशन की भी अपने एक लेवल है, अपनी एक मर्यादा, अपनी एक रेंज है। तो दोनों इंडाइसिस पे मोटा मोटी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे हम अवॉइड की कैटेगरी डाल देते हैं और दोनों पे सर का कहना है कि कोई इंडाइसिस में कोई मेजर मूवमेंट नहीं है। आज के डैमेज को और आज के रिकवरी को आप एक ही नजर से चेक कर सकते हैं, कुछ खास बड़ा बदलाव नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। और मैं भी आपके सामने कई बार बोल रहा हूँ कि इंडाइसिस से बहुत बड़ा पैसा बन जाएगा, इसमें थोड़ा मुश्किल लगता है। मेरे को लग रहा है स्टॉक्स में ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए और अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है ना तब भी स्टॉक्स में गिरावट ज्यादा आएगी, इंडेक्स को तो कोई ना कोई फिर बचा लेगा। आज एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो आपने डिसाइड किया होता है, देखा होता है या फिर समझा होता है कि भाई मेरे को रिलायंस के नंबर्स कमजोर लग रहे हैं, तो रिलायंस ने खुलने के बाद और पैसे दिए, जबकि इंडेक्स ने खुलने के बाद आपको पैसे नहीं दिए। अगर आप शॉर्ट करके बैठे थे रिलायंस को तो रिलायंस से पैसे आए, लेकिन अगर आप निफ्टी शॉर्ट या बैंक निफ्टी शॉर्ट करके बैठे थे तो सुबह सुबह का गैप मिला लेकिन उसका रिकवरी आई। तो ये फर्क हो रहा है इंडेक्स के अंदर, एक इंडेक्स को संभालने वाला कोई ना कोई प्लेयर आ रहा है
लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक वो ज्यादा आपको अच्छा रिटर्न देगा अगर आपका एनालिसिस ठीक बैठता है। तो स्टॉक्स की हम भी करते हैं शुरुआत। पहले ताजा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। दो शेयर जहां पर आज अच्छी खरीदारी होती हुई दिख सकती है वो आपकी स्क्रीन पर है। उसमें एक तो पीआई इंडस्ट्रीज, दूसरा है भारत फोर्ज। एक शेयर करीब 3% ऊपर है। एक बार जरा चेक कर लेंगे अजीत सर। एक तो पीआई इंडस्ट्रीज और दूसरा भारत फोर्ज। एक और मेरी रिक्वेस्ट है सभी दर्शकों से, अगर किसी को ऐसा लगता है कि एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी रहेगी बजट की वजह से तो हमको शेयर ट्रेड ना करें, ये हमको नहीं करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा मैं उनके साथ हूं। मैं आज सुबह ये दूसरी बार आपको रिपीट कर रहा हूं, मेरा ऐसा मानना है कि जो वॉलिटिलिटी झेल सकते हैं, जिनका आराम से शांति से काम करने का नेचर है और जो हाइपर नहीं होते मार्केट्स के अंदर, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जो थोड़ा भी ऊपर नीचे होने पे, हाइप्ड होने पर या फॉल या डिक्रीज होने पर, इंक्रीज होने पर दिक्कत में आ रहे हैं, उनको 2-4 दिन की छुट्टी ले लेनी चाहिए मार्केट से। इन दोनों शेयर्स के बारे में पर पता कर लेते हैं, भारत फोर्ज और पीआई इंडस्ट्रीज। अजीत सर। देखिए पीआई इंडस्ट्रीज काफी इंटरेस्टिंग सेटअप है। इंटरेस्टिंग इसके लिए कि ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है स्टॉक को इस रेंज में, करीब 4000 से लेकर 3250 की एक रेंज। पिछले 2 इंस्टेंसेस में जो हाईज बने हैं, जो डिप के हाई बने हैं और हायर हाईज बने हैं, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। आप अपर बैंड के पास ट्रेड कर रहे हैं। वॉल्यूम अभी तक मिसिंग है, कंसिडरिंग कि मार्केट का देखिए तो थोड़ा स्लगिश है इसकी वजह से, या फिर अर्निंग एंटिसिपेटेड होगी, इसका एक रीजन हो सकता है। बट अगर मैं उन एस्पेक्ट्स को थोड़ा सा अगर अभी इग्नोर करता हूँ तो मुझे लगता है कि अब ये सेट है फॉर द नेक्स्ट लेग ऑफ दी अप मूव, इस कंसोलिडेशन को एंड करने के लिए, जो कि ऑलमोस्ट पिछले करीब 1 साल से चल रहा है। 3800 क्लोजिंग बेसिस पे, क्योंकि जैसे कि आपने भी बताया, और विच इज नेचुरल कि ये नेक्स्ट 2 दिन तक आपको वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा दिखेगी। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं 3800 के स्टॉप लॉस के साथ, जो करीब 150 पॉइंट डाउन है करंट लेवल्स, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं लॉन्ग्स। पोजिशनली मुझे लगता है इस कंसोलिडेशन रेंज को एंड करने के बाद करीब 4500-4600 तक के लेवल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे भारत फोर्ज आज एक रिकवरी, एक रीबाउंड बेसिकली हम देख रहे हैं, बिकॉज काफी स्ट्रॉन्ग मूव थी, करीब 1050 से लेकर 1800 तक की मूव। उसमें एक रिट्रेसमेंट आया करीब 1550 का, और वहां से अब दोबारा से आप एक बाउंस की इंडिकेशन देख रहे हैं। यहाँ पे अभी भी एक हर्डल है आपको 1650 से 70 का बीच का। जब तक कि आप उसके ऊपर रिक्लेम नहीं कर लेते हैं, तब तक मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे अभी एग्रेसिव पोजीशनिंग अवॉइड करनी चाहिए लॉन्ग साइड पे, और एग्जिस्टिंग कोई पोजीशन है तो 1550 का एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करें। ठीक है, डन। तो ये आपके लिए ट्रेड हो गए। एक और चीज जहां पर आपको स्टॉप लॉस और टारगेट्स मिल रहे हैं, सिर्फ वही ट्रेड आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे पीआई इंडस्ट्रीज का 4500 का टारगेट है, ये भारत फोर्ज का 1650 है, लेकिन दोनों में आप फर्क ये देख पा रहे होंगे, एक में होल्ड का साइन लगा हुआ है, तो होल्ड का वाला जिनके पास है उन्हीं के लिए सौदा है, नए वालों के लिए नहीं है। ठीक है, तो पीआई इंडस्ट्रीज का 4500 का टारगेट है, वहां पे आपको बाय का साइन दिखेगा, तो वहां पे आप चाहें तो थोड़ा बहुत ट्रेड कर सकते हैं। 3800 का एक स्टॉप लॉस भी रखेगा, 150 रुपए जाएंगे और यहाँ से करीब 500-600 रुपए का रास्ता खुला है। ध्यान रखिएगा कल बजट भी है तो थोड़ा उतार चढ़ाव होगा, तो आप वॉल्यूम थोड़ा कम ही रखना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ये दोनों शेयर्स पे मोटा मोटी व्यू पॉइंट आपको मिल गया। अब हम आ जाते हैं शॉर्ट कवरिंग के जरा 2 शेयर्स पे। शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर जरा एक बार स्क्रीन पे दिखाएं तो कौन कौन से शेयर्स हैं दोनों। एक होगा गेल और दूसरा LIC हाउसिंग। सर हाउसिंग फाइनेंस को लग रहा है कि थोड़ा एक्टिव रहने वाले हैं और आज ही एक्टिव हो गए हैं वो, और दूसरा गेल भी सर 225 आ चुका है। आपके व्यू पॉइंट चाहिए सर, दोनों में अंदर कवरिंग है। देखिए LIC हाउसिंग फाइनेंस तो डेफिनेटली, बिकॉज एक इंटरेस्टिंग चीज ये हो रही है कि पहले ऐसा नहीं होता था कि LIC बहुत टाइटली रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अभी जब भी आप कंसोलिडेशन देख रहे हैं, जब से एक ब्रेकआउट आया 400 के पास से, तब से कंसोलिडेशन काफी टाइट रेंज में होता है। बीच बीच में कोई इवेंट स्पेसिफिक मूव जरूर आता है, स्पाइक्स आ जाते हैं, बट अदरवाइज एक टाइट रेंज में ट्रेड करता हुआ ही चल रहा है। 820 मेरे हिसाब से ये निकाल के आपको एक नए लेवल के लिए तैयार हो जाएगा, जो कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट पिछले करीब 1 महीने से चल रही है, वो एंड हो जाएगी। और अच्छी बात यह है कि अभी भी इसने अपने 20 EMA को बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रखा है, जो कि करीब 774 के पास है। तो यहाँ पे आप उस लेवल के साथ 774 के साथ इनिशिएट कर सकते हैं पोजीशन को, लॉन्ग पोजीशन। पर ध्यान रखिएगा कि जिस तरीके से इलेक्शन डे वाले रिजल्ट वाले दिन भी एक वॉलेटाइल स्विंग आया था, उसके बाद में रिकवरी आई थी, तो क्वांटिटी थोड़ा कम रखेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज स्टॉप लॉस आपको क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करना पड़ेगा इसमें।
और वहीं पे 820 ब्रेक होने के बाद करीब 860 तक के टारगेट्स में खुल जाएंगे। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, टेक्निकली साउंड लग रहा है। ठीक है, जिससे मैं अभी आपके पास आता हूँ, लेकिन इस बीच इकोनॉमिक सर्वे वित्त मंत्री ने टेबल्ड कर दिया है स्क्रीन पर, आप ये देख पा रहे हैं 2023-24 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको टेबल्ड कर दिया गया है। हालांकि पहले ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। एक काम करते हैं, कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट बैंड्स आए हैं, जरा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इकोनॉमिक सर्वे जैसे टेबल्ड हुआ है, उस टेबल्ड होने के बाद के जैसे मैंने आपको बताया था कि रियल जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान है वो 6.57% के बीच में है। वैसे आगे चल के जीडीपी का जो अनुमान दिया गया वो 8.2% है। निजी सेक्टर और सरकारी सेक्टर्स की पार्टनरशिप पे फोकस है, जिसको हम पीपीपी मॉडल बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन, दोनों का पार्टनरशिप के साथ आगे बढ़ने के चांसेस हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि आगे चल के जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है वो 7% से ऊपर ही रहेगी। एक ये भी कहा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर को थोड़ा और वो विशेष ध्यान देना चाहेंगे। आगे चल के इकोनॉमिक सर्वे में ये भी रखा गया है पॉइंट। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं जो धीरे धीरे करके आपके काफी काम की बनेंगी, लेकिन उसमें एक एक करके जैसे जैसे पॉइंट्स आते जा रहे हैं वो हम सब आपके सामने रखते जा रहे हैं। जैसे जीडीपी की रियल टर्म्स में जो ग्रोथ है, यानी कि इस समय का जो अनुमान FY25 का वो करीब 7% तक जाता है। आज देश के प्रधानमंत्री भी बोल रहे थे FY24 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ थी 8.2%। FY24 जो कि खत्म हो गया फाइनेंशियल का खत्म हुआ 31 मार्च 2024 को खत्म हुआ, तो अभी FY25 के अंदर चल रहा है, तो 7% का जीडीपी ग्रोथ है। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे ऊपर दिखाते जाइए और ग्राफिक्स के जरिए आप रखते जाइएगा जो जैसे पॉइंट्स है, और जैसे मेरे पास कुछ और आएगा तो मैं आपके सामने वो पॉइंट्स भी रखूंगा। बिकवाली वाले शेयर जरा पता कर लेते हो, SBI लाइफ और बिरला सॉफ्ट। एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए जी सर इन दोनों शेयर्स पे। उनसे बात नहीं हो पा रही, अभी तो थोड़ा नेटवर्क का इश्यू चल रहा है। ठीक है, उनसे कनेक्ट करते हैं वापस से, और कनेक्ट करने के बाद ये सारी चीजें वापस हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये सोचिए। अच्छा, आगे बात हो जाएगी अब, ठीक है डन। अजीत सर, दो शेयर हमने निकाले, एक SBI लाइफ है और एक बिरला सॉफ्ट है, दोनों शेयर वीक है, जरा देख के बताइए क्या शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी है? देखिए SBI लाइफ तो जिनपे इम्पैक्ट अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ट्रेड कर रहा है और एक मार्जिनल थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास पोजीशन है थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप जरूर यहाँ पे देख सकते हैं, बिकॉज काफी स्ट्रांगली आउट परफॉर्म किया है इसने सेक्टर को भी और ओवरऑल मार्केट्स को भी। तो एक डिप जरूर पॉसिबल है करीब 1600 से लेकर 1580 तक, तो उसको देखते हुए थोड़ा सा आप प्रॉफिट जरूर बुक कर सकते हैं, बट यहाँ शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी। और वहीं पे बिरला सॉफ्ट की अगर बात करें तो देखिए आईटी में भी अभी थोड़ा संदिग्ध स्टोन है, और मुझे लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन का बायस जरूर हो सकता है मिड कैप आईटी मेजर्स में भी। यहाँ पे भी मुझे लगता है 700 का जो लेवल है ये एक इमीडिएट सपोर्ट है, तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ फेवरेबल नहीं है टू गो शॉर्ट, और 680 पे जाकर फिर एक सपोर्ट आ जाता है, तो हर करीब 10 से 20 पॉइंट के बीच में आपको एक सपोर्ट नजर आएगा। तो आईटी फॉर अ टाइम बिंग लाइक मुझे थोड़ा लगता है कि अवॉइड करना चाहिए शॉर्टिंग के लिए अलॉन्ग साइड विद डिफेंसिव। ठीक है डन। तो SBI लाइफ तो आप बता रहे हैं कि उसको तो फिलहाल थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, और बिरला सॉफ्ट को भी आपने अवॉइड की कैटेगरी में डाल दिया। सर हमने दोनों को ऑलमोस्ट अवॉइड की कैटेगरी में डाल दिया, SBI लाइफ और बिरला सॉफ्ट। वैसे भी इंश्योरेंस वाले स्टॉक्स को मेरे को लग रहा है शॉर्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा रुक जाना चाहिए। अब लॉन्ग करो ना करो वो एक अलग फैसला है, लेकिन शॉर्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा देख के करना चाहिए, क्योंकि सामने इवेंट है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अनवाइंडिंग के दो शेयर्स भी हमने निकाले हुए, जरा वो भी आप चेक कर लीजिए। एक तो कोटक बैंक है और दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज है। दोनों ने आज काफी डैमेज किया और काफी हद तक निफ्टी की तेजी को कैप कर रहे हैं सर, दोनों शेयर चेक कर लीजिए सर। बिल्कुल देखिए रिलायंस पे तो डेफिनेटली जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो प्रेशर बना हुआ है इसका एक मेन रीजन रिलायंस है, बट मुझे लगता है जो कंसोलिडेशन रेंज की जिसमें आप पहले देखेंगे कि डेली चार्ट पे काफी लंबा कंसोलिडेशन इसमें स्पेंड किया जाए करीब 3000 से लेकर 2800 की रेंज में, आप दोबारा से अपर बैंड के पास आ गए हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत उस लेवल को रिस्पेक्ट करना चाहिए और एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन होके पॉसिबली एक रिबाउंड का अटेम्प्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि एक सपोर्ट है अपर बैंड का, साथ ही साथ 2950 पे आपकी 100 EMA भी प्लेस है, यहाँ पे भी शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी, बट बाय भी अभी आपको एग्रेसिवली नहीं करना है। फॉर अ टाइम बिंग मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा वेट एंड वॉच के इसमें रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वहीं पे देखिए कोटक ने स्ट्रगल किया है इस पूरे तेजी में व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स, और अभी भी वो सिचुएशन बदल नहीं रही है। मुझे लगता है कि इस तरह 40 के नीचे जाने के बाद
ये प्रेशर बढ़ सकता है कोटक में। बाउंस अगर कोई भी मिलता है आपको तो आपको 1780 के पास शॉर्टिंग की एक अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए 1810 के एक स्टॉप लॉस के साथ, करीब करीब 1720 1700 के टारगेट्स के लिए। तो कोटक पे फिलहाल थोड़ा देख के करना चाहिए ट्रेड आपको, और रिलायंस इंडस्ट्रीज को तो छोड़ दो, वेट एंड वॉच की कैटेगरी में डाल दो। देखो रिलायंस के अंदर जो हुआ है ना, रिजल्ट्स का इम्पैक्ट है। मैंने तो काफी रिजल्ट्स देखे, काफी सीवियर डेंट है आज का अगर आप वैसे देखा जाए तो, और उससे पहले भी टूटा था। तो हुआ क्या है कि 3200 वाला रिलायंस एक झटके में 3000 के आसपास आ चुका है। तो 200-250 रुपये रिलायंस का टूटने का मतलब होता है वो भी इवेंट से पहले, मतलब बाजार के अंदर एक शेकिंग जैसा कोई चीज लेके आना। तो कुछ कुछ हुआ है उसके अंदर, थोड़ा रुक जाना चाहिए मेरे को लग रहा है। रिलायंस के अंदर भी अवॉइड की कैटेगरी के अंदर है। नो ट्रेड, अभी ना बाय करो ना सेल करो, फिलहाल के लिए छोड़ दो। और जिस जिस पे हम आपको स्टॉप लॉस टारगेट दे रहे हैं, सिर्फ वही ही स्टॉप लॉस टारगेट आपको ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल कुछ कुछ और पॉइंट्स जो नीचे इकोनॉमिक सर्वे से आ रहे हैं वो आप नीचे देख पा रहे हैं। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ अपने रिपोर्टर से भी कनेक्ट करने की, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे जैसे ही टेबल्ड होता है तो कॉपी उनके पास भी आ जाती है, तो वो कॉपी से आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देंगे। वैसे जो 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट आए वो FY25 के लिए जीडीपी ग्रोथ 7% मैक्सिमम रखी गई है, ये 6.5 से लेकर 7% है। लेकिन FY24 में जो जीडीपी ग्रोथ बताई गई थी वो 8% से पार थी, 8.2% है। दैट मीन्स FY24 से 25 के अंदर बीच में 1% का जीडीपी कट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दूसरा पॉइंट है पब्लिक का प्राइवेट पार्टिसिपेशन की जो बात है, यानी कि इन दोनों का जो समन्वय होगा जिसको हम PPP मॉडल बोलते हैं, उसको लेकर इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि इस पर और फोकस किया जाएगा। कुछ कॉर्पोरेट रिलैक्सेशन भी की तरफ भी हिंट किया गया है कि वो भी आगे चल के हो सकता है। इकोनॉमिक सर्वे में ये भी बात की गई है कि इकोनॉमिकली अगर आप वैसे देखेंगे इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिया की काफी अच्छी पोजीशन है इस समय, ये बात भी रखी गई है इसी सर्वे के अंदर ही। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सारे फैक्ट्स एंड फिगर हैं जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, ये सब आप नोटिस कर रहे होंगे। अजीत सर अपने ट्रेड और बता दीजिए, फिर कुछ और चीज होगी तो मैं बताता हूँ। बिल्कुल टिप्पी, तो देखिए जिस तरीके से मार्केट का टोन है और एक इम्पोर्टेंट इवेंट है आपका लाइंड अप, डिफेंसिव पे रहिए, ज्यादा फोकस पे रखिए और थोड़ा सा पोजीशन को कम करके चलिए। पहला नाम होगा लिपिन का, अपनी फार्मा स्पेस काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, कंसोलिडेशन रेंज ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव, एक मार्जिनल पॉज के बाद दोबारा से ये सेट है फॉर द नेक्स्ट लेग ऑफ द अप मूव। यहाँ पे करीब 1890 तक के टारगेट्स एंटिसिपेटेड हैं, आप 1804 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा नाम भी फ्रॉम द डिफेंसिव स्पेस, गोदरेज कंज्यूमर फ्रॉम द FMCG बास्केट। यहाँ पे भी देखिए एक अच्छा कंसोलिडेशन, एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन, उसके बाद ब्रेकआउट की एंटिसिपेशन है कि यहाँ पे आपको एक अच्छा ब्रेक देखने को मिल सकता है, तो जो कि स्टॉक करीब 1540 तक लेके जा सकता है। तो यहाँ पे आप 1435 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। डन सर। तो ल्यूपिन और गोदरेज कंज्यूमर्स टिपिकली दोनों डिफेंसिव कम एग्रेसिव शेयर्स हैं जो आप बता रहे हैं, और दोनों पे हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। आपके स्टॉक्स मेरे को लग रहा है ज्यादा ठीक है, बजाय जो हमने आज पूछे उसमें ट्रेड थोड़े लिमिटेड लग रहे थे। आपके ल्यूपिन और आपका गोदरेज कंज्यूमर्स ये दोनों स्टॉक्स ठीक है, इसलिए आप कल रिपोर्ट कार्ड हम कोशिश करेंगे दिखाएंगे, हालांकि उसमें बजट की स्पीच चल रही होगी और कल की प्रोग्रामिंग बजट के ओरिएंटेड है, तो इसलिए इन दोनों शेयर्स पे आप ज्यादा फोकस करेंगे जो अजीत सर ने दिए हैं। इसके अलावा जो हमने पूछे हैं वो तो है ही, वो अलग मामला है, लेकिन अजीत सर के दोनों शेयर्स को आप जरा नोटिस कीजिएगा। अगर आपके पास है भले ना लीजिए, ले रखा है तो थोड़ी वॉल्यूम को कम रखिएगा, और दूसरा अगर नहीं ले रखा तो एक बार चेक कर लो कि पोजीशंस लेना बनता है कि नहीं बनता। अजीत सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बताने के लिए इन दोनों स्टॉक्स पे स्टॉप लॉस टारगेट हमने आपकी स्क्रीन पे दिखा दिए हैं। कल सर आपकी वेट रहेगी, कल बजट के दौरान हम आपसे बातचीत करेंगे और उम्मीद करते हैं फिर से कल आपकी इंटेलिजेंस का फायदा हम ले पाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद अगला कार्यक्रम आप देखेंगे। इकोनॉमिक सर्वे के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे के सारे नीचे आप ग्राफिक्स में नीचे टिकर के टीम ने आपके लिए डाल रही है, तो आप सारे के सारे पॉइंट्स को नोटिस करते रहिएगा। नमस्कार।